कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक माइक नाम के आदमी को, जो उन जगहों पर जाना ज्यादा पसंद करता था जहां पर कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत होते हैं। ऐसे पुराने होटल, हवेलियां या कब्रिस्तान जहां जाने से लोगों की फटती हो। लेकिन माइक को डर नाम की चीज ही नहीं लगती थी। वह हर ऐसी जगह पर एक रात गुजारता, फिर जो कुछ उसे महसूस होता वही अपनी किताबों में लिख देता। अब तक वह 3 किताबें लिख चुका था, 10 हॉन्टेड मैंशंस, 10 हॉन्टेड ग्रेवयार्ड्स और 10 हॉन्टेड लाइट हाउसेस। लेकिन सच ये था कि जिन जगहों को लोग भूतियां बताते थे, वहां माइक को कभी कुछ असली नहीं दिखा। बाद में उसे पता चलता कि ज्यादातर लोग अपने होटल या हवेलियां का नाम मशहूर करने के लिए ऐसी डरावनी कहानियां बना देते थे। एक दिन काम से फुर्सत मिलते ही माइक समुद्र के किनारे सर्फिंग करने चला गया। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और वह अपने सर्फिंग बोर्ड पर मजे से लहरों के साथ खेल रहा था। तभी आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे एक इंश्योरेंस कंपनी का बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। माइक पानी में ही रुककर उस बैनर को पढ़ने लगा। उसी समय अचानक एक बहुत तेज लहर आई। लहर ने माइक के सर्फिंग बोर्ड को जोर से उछाल दिया और बोर्ड सीधे उसके सिर से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि माइक बेहोश होकर पानी में डूबने लगा। तभी पास ही खड़ा एक आदमी भागता हुआ उसकी मदद करने आया। अगले ही पल माइक जोर जोर से खांसते हुए उठ बैठा। वह पूरी तरह ठीक था और बच गया। अगले दिन माइक फिर से अपने काम में लग गया। वह एक पोस्ट ऑफिस पहुंचा और वहां से अपनी आई हुई चिट्ठियां लेने लगा। उन चिट्ठियों में एक अजीब सा पोस्ट कार्ड भी था। उस कार्ड पर न्यूयॉर्क के एक होटल की तस्वीर बनी थी, जिसका नाम था डॉल्फिन होटल। माइक ने कार्ड को पलट कर देखा तो उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, रूम नंबर 1408 में मत जाना। यह पढ़ते ही माइक के मन में जिज्ञासा जाग गई। डरने के बजाय उसने उसी समय तय कर लिया कि वह इसी होटल में जाएगा और खास तौर पर रूम नंबर 1408 में ही रात बिताएगा। रिसेप्शन पर पहुंचकर माइक ने साफ कहा कि उसे आज रात रूम नंबर 1408 चाहिए, जिसे सुनते ही रिसेप्शनिस्ट थोड़ा घबरा गए। उसने माइक से कहा कि वह कुछ देर इंतजार करें और तुरंत होटल के मैनेजर को बुलाने चली गई। कुछ ही देर बाद होटल का मैनेजर जेरल्ड ओलिन वहां आ गया। वह माइक को अपने ऑफिस में ले गया और बैठाकर उसे महंगी शराब की बोतल ऑफर की। फिर उसने बहुत गंभीर आवाज में कहा कि माइक होटल का कोई भी कमरा ले सकता है, लेकिन 1408 नहीं। यह सुनकर माइक को और भी हैरानी हुई। उसने तुरंत उस होटल के बारे में पुरानी अखबारों और रिकॉर्ड्स की तलाश शुरू कर दी थी। उसे पता चला कि साल 1928 में एक फैक्ट्री मालिक की मौत उसी कमरे में हुई थी और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद भी उस कमरे में दर्जनों लोगों की रहस्यमय मौतें हो चुकी थी। यह सब पढ़ने के बाद माइक की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सच जानना चाहता था, इसलिए उसने न्यूयॉर्क में अपने पब्लिशर सैम फेरल को फोन किया और उस कमरे में ठहरने के लिए कानूनी मदद मांगी। सैम ने अपने वकील से बात करने के बाद बताया कि अगर किसी होटल का कमरा खाली है तो कानून के हिसाब से होटल किसी मेहमान को वहां रुकने से रोक नहीं सकता। लेकिन सैम ने यह भी पूछा कि क्या माइक सच में न्यूयॉर्क वापस आना चाहता है। असल में माइक पहले न्यूयॉर्क में ही रहता था। उसकी शादी लिली एंसलाइन से हुई थी, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी वजह से माइक कई साल पहले उसे छोड़कर लॉस एंजलिस चला गया था। उसने अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी। अब उसकी जिंदगी में बस उसका काम ही बचा था। इसी कारण माइक ने ज्यादा सोचे बिना फैसला कर लिया। अगली ही रात वह न्यूयॉर्क पहुंच गया और सीधे होटल आ गया। डॉल्फिन होटल ऑफिस में बैठकर मैनेजर ओलिन ने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। उसने कहा कि रूम नंबर 1408 में अब तक इतनी मौतें हो चुकी हैं कि कोई भी वहां 1 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाया। वह होटल में एक और मौत का खतरा नहीं लेना चाहता। माइक बस मुस्कुराया और बोला, अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं सकते। तब ओलिन फाइल निकालकर माइक के सामने रख दी। उस फाइल में उन सभी लोगों की तस्वीरें और रिकॉर्ड थे जो उस कमरे में मर चुके थे। उसने बताया कि असल में उस कमरे में 56 मौतें हो चुकी हैं और ज्यादातर मौतें बहुत ही अजीब और डरावने तरीकों से हुई थी। ये सुनकर माइक भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। ओलिन ने कहा कि अगर माइक चाहे तो यहीं ऑफिस में बैठकर उसे उस कमरे के बारे में जितना पूछना है पूछ सकता है, लेकिन उसे वहां रुकने की जिद नहीं करनी चाहिए। माइक कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने ओलिन से उसी महंगी शराब का एक गिलास मांगा। ओलिन ने उसे पूरा बोतल ही दे दिया। माइक ने धीरे धीरे शराब का एक गिलास पिया और फिर शांत आवाज में कहा, मुझे 1408 की चाबी दे दो। आखिरकार माइक की जिद के आगे मैनेजर ओलिन को झुकना ही पड़ा और उसने रूम नंबर की चाबी निकाल ली। इसी दौरान माइक ने मैनेजर से पूछा, अगर उस कमरे में कोई जाता ही नहीं तो क्या वह सालों से बंद पड़ा होगा? वहाँ की चादरें और सब चीजें तो धूल से भर गई होंगी। इस पर जेरल ओलिन ने बताया कि ऐसा नहीं है। हर महीने उसकी निगरानी में होटल के नौकर उस कमरे की सफाई करते हैं। लेकिन उसने एक डरावनी घटना भी बताई। एक बार सफाई करने के लिए भेजी गई एक नौकरानी कुछ ही मिनटों में कमरे से बाहर भाग कर निकली। जब लोग उसे पकड़कर बाहर लाए तो देखा कि उसने कैंची से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी और पागलों की तरह हंस रही थी। ये बात सुनकर माइक हंस पड़ा। उसने मजाक में कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि उस कमरे में कोई भूत या शैतान रहता है? ओलिन गंभीर होकर कहा कि वह बस इतना ही कह सकता है
कि माइक वहां ना जाए। उसने आखिरी बार उसे चेतावनी दी कि रूम नंबर 1408 में रुकना ठीक नहीं होगा, लेकिन माइक ने बस मुस्कुराकर कहा, कल सुबह मिलते हैं मिस्टर ओलिन। इतना कहकर माइक अपने कमरे की तरफ चल पड़ा और ओलिन लिफ्ट से वापस चला गया। कुछ देर बाद माइक उस कमरे के सामने खड़ा था। रूम 1408 जो डॉल्फिन होटल में था, पास वाले कमरे 1410 में उसने एक महिला को अपने बच्चे के साथ जाते हुए देखा। इससे उसे लगा कि शायद सब कुछ उतना डरावना नहीं है जितना बताया जा रहा था। फिर उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसका चेहरा थोड़ा हैरान रह गया। कमरा बाहर से जितना डरावना लग रहा था, अंदर से उतना नॉर्मल दिख रहा था। माइक ने अपना वॉइस रिकॉर्डर निकाला। वह हमेशा अपने अनुभव रिकॉर्ड करता था ताकि बाद में उन्हें अपनी किताब में लिख सके। रिकॉर्डर चालू करते हुए वह कमरे का जांच करने लगा और बोलने लगा कि होटल का मैनेजर लोगों को डराने में अच्छा है, लेकिन कमरा देखने में बिल्कुल आम सा लगता है। कमरे में तापमान नियंत्रित करने के लिए एक थर्मोस्टेट भी लगा हुआ था, लेकिन वह बहुत ऊंचे तापमान पर अटका हुआ था, जिससे कमरे में हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। कारपेट पर कुछ पुराने दाग थे और फर्नीचर भी काफी पुराना लग रहा था। फिर माइक खिड़की के पास गया और बाहर का नजारा देखने लगा। बाहर सामने दूसरी इमारतें थीं और सड़क पर ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था। उसने रिकॉर्डर में कहा कि यहाँ का दृश्य भी कोई खास नहीं है। तभी अचानक कमरे में एक गाना बजने लगा। आवाज बिस्तर के पास रखे एक रेडियो से आ रही थी, जिसमें एक घड़ी भी लगी हुई थी। उसी समय माइक की नजर बिस्तर पर गई। तकिए के ऊपर 2 चॉकलेट के पैकेट रखे हुए थे। यह देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले वह उसी बिस्तर से उठा था और वहाँ कोई चॉकलेट नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम में गया। वहाँ जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। कुछ मिनट पहले उसने टॉयलेट पेपर फाड़कर अपने पसीने को पोंछा था, लेकिन अब वही टॉयलेट पेपर किसी ने फिर से ठीक से लगा दिया था, जैसे किसी ने उसे वापस सजा दिया हो। माइक ने पूरे कमरे की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी किसी दूसरे इंसान के होने का कोई निशान नहीं मिला। अब उसके मन में थोड़ा डर और उलझन पैदा होने लगी। तभी उसे छत पर बने एक वेंटिलेशन हिस्से में किसी परछाई जैसी चीज दिखी। माइक को लगा कि शायद होटल के लोग उसे डराने के लिए कोई चाल चल रहे हैं। उसने तुरंत रिसेप्शन पर फोन किया और पूछा कि क्या कोई इंजीनियर भेजा जा सकता है, क्योंकि कमरे का थर्मोस्टेट ठीक से काम नहीं कर रहा। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वे तुरंत एक इंजीनियर भेज रहे हैं। यह सुनकर माइक थोड़ा शांत हो गया। फिर भी उसके मन में शक था कि शायद कमरे में कोई छुपा हुआ गुप्त हिस्सा हो, जहां से कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी और अपनी अल्ट्रावायलेट लाइट निकाली। उस रोशनी में दीवारों और फर्श को देखने पर कई पुराने धब्बे दिखाई दे रहे थे। यह देखकर माइक सोचने लगा कि शायद इसी कमरे में बहुत लोगों की दर्दनाक मौत हुई होगी। इसके बाद उसने लाइट फिर से जला दी और सोफे पर बैठकर यह सब बातें अपने टेप रिकॉर्डर में बोलने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माइक घबराकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा जैसे अंदर की तरफ अटक गया था, लेकिन जब उसने जोर लगाया तो वह अचानक खुल गया और माइक लगभग पीछे गिरते गिरते बचा। दरवाजे पर एक इंजीनियर खड़ा था। उसने पूछा कि थर्मोस्टेट कमरे को बहुत गर्म कर रहा है या ठंडा। माइक ने कहा कि वह खुद देखकर ठीक कर दे, लेकिन इंजीनियर अंदर नहीं आया। वह दरवाजे पर ही खड़ा रहा और बाहर से ही माइक को इशारा देता रहा। उन्हीं इशारा की मदद से माइक ने थर्मोस्टेट ठीक कर लिया। जब माइक उसे धन्यवाद कहने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि वह इंजीनियर वहां से जा चुका था। अचानक बिस्तर के पास रखा रेडियो फिर से अपने आप वहीं गाना बजाने लगा। आवाज सुनते ही माइक बुरी तरह घबरा गया और उसके हाथ से शराब का गिलास गिर गया। गुस्से में उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया। अब माइक डर कर थोड़ा पीछे हट गया। उसी पल उसे मैनेजर जेरल्ड ओलिन की बात याद आई कि इस कमरे में कोई भी 1 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाता। फिर भी माइक को अभी तक यही लग रहा था कि शायद यह सब ओलिन की कोई चाल है। वह मन ही मन उसे कोसने लगा। माइक खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि बाहर सड़क पर चल रही गाड़ियों की आवाज गायब हो गई है। सब कुछ एकदम खामोश हो गया था। ये देखकर वह और भी बेचैन हो गया। जैसे ही वह खिड़की से हटने लगा, अचानक खिड़की का कांच तेज झटके से नीचे गिरा और उसका हाथ बुरी तरह उसमें फंस गया। उसका हाथ बुरी तरह दब गया और वह दर्द से चिल्ला उठा। किसी तरह उसने अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत बाथरूम में जाकर नल खोल दिया ताकि ठंडे पानी से घाव धो सके। लेकिन जैसे ही पानी निकला, ठंडे पानी की जगह बहुत गर्म पानी की तेज धार निकलने लगी। उस गर्म पानी ने उसके जख्म को और जला दिया। माइक दर्द से तड़पते हुए पीछे हट गया और गुस्से में नल को लात मारकर बंद कर दिया। फिर वह वापस कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक बार फिर वही गाना रेडियो पर बजने लगा। इस बार माइक पूरी तरह तंग आ चुका था। उसने गुस्से में उठकर रेडियो का प्लग ही निकाल दिया। उसे लगा कि अब तो आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्लग निकालने के बाद भी रेडियो पर लगी घड़ी का टाइमर चलता ही रहा और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह सब देखकर माइक पूरी तरह घबरा गया। उसी समय अचानक कमरे का फोन बज उठा। माइक ने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ होटल की रिसेप्शनिस्ट थी। उसने शांत आवाज में कहा, मिस्टर माइक, आपने जो सैंडविच ऑर्डर किया था उसे तैयार होने में अभी 10 मिनट और लगेंगे। असुविधा के लिए हमें खेद है। ये सुनते ही माइक हैरान रह गया।
गया क्योंकि उसने तो कोई सैंडविच ऑन ऑर्डर ही नहीं किया था। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं हार मानता हूँ, अब तुम लोग अपनी यह चालबाजी बंद करो, मुझे अभी के अभी यहाँ से चेकआउट करना है, मैं घायल हो गया हूँ, जल्दी से मेरे लिए टैक्सी बुलाओ, मुझे अस्पताल जाना है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बस इतना कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती। माइक ने अपना बैग उठाया और तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से जाम हो चुका था। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। उसे लगा शायद दरवाजा लॉक हो गया है, इसलिए उसने चाबी से खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के नब को पकड़ा, वह टूटकर सीधे उसके हाथ में आ गया। अब माइक बुरी तरह घबरा गया। वह दरवाजे को लात मार मार कर तोड़ने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर ना तो दरवाजा टूटा और ना ही उसकी आवाज कमरे के बाहर तक पहुंची। तभी उसने दरवाजे के पीप होल से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसमें देखा, वह डर से पीछे हट गया, क्योंकि पीप होल में उसे बाहर का नजारा नहीं दिख रहा था, बल्कि उसे अपनी ही आंख दिखाई दे रही थी, जैसे दूसरी तरफ भी वहीं खड़ा हो। डरकर वह दरवाजे से दूर हट गया और भागकर खिड़की के पास पहुंचा। नीचे सड़क पर उसे एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। माइक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इशारों से उसे बुलाने लगा। खुशकिस्मती से उस आदमी ने ऊपर देखा और खिड़की के पास आ गया। माइक ने उसे इशारों से पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन तभी अजीब बात हुई। वह आदमी माइक की मदद करने के बजाय उसकी हर हरकत की नकल करने लगा। माइक जो भी करता, वह आदमी भी बिल्कुल वही करने लगता। यह देखकर माइक और भी परेशान हो गया। उसने पास रखा एक लैंप उठाया और उसकी रोशनी अपने चेहरे पर डाली। उसी पल नीचे खड़ा वह आदमी भी लैंप उठाकर अपने चेहरे पर रोशनी डालने लगा। जब माइक ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि माइक का ही हमशक्ल था, बिल्कुल उसी जैसा। उसी समय अचानक कमरे में तेज आवाज हुई। माइक घबराकर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर एक डरावना आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में बड़ा सा हथौड़ा था। वह आदमी अचानक माइक पर हमला करने लगा और हथौड़े से उस पर वार करने लगा। माइक किसी तरह उससे बचता हुआ पीछे हटता गया और डर के मारे आंखें बंद करके कमरे के एक कोने में दुबक गया। लेकिन अगले ही पल जब उसने आंखें खोली तो सामने का नजारा और भी डरावना था। यह देखकर माइक की जान में थोड़ी जान आई कि वह अभी जिंदा है। वह फिर से खिड़की के पास गया और मदद पाने की कोशिश करने लगा। उसने पास रखा एक लैंप उठाया और उसे नीचे सड़क की तरफ फेंक दिया, ताकि कोई आवाज सुनकर ऊपर देखे और उसकी मदद के लिए पुलिस को बुला ले। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह लैंप नीचे गिरने से पहले ही जैसे हवा में गायब हो गया। यह देखकर माइक पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे याद आया कि यहाँ आने से पहले होटल के मैनेजर जेरल डोलिन ने उसे महंगी शराब की एक बोतल दी थी। उसने वह शराब पी भी थी, साथ ही उसने वह चॉकलेट भी खाई थी जो अचानक कमरे में दिखाई दी थी। अब माइक को शक होने लगा कि कहीं उन चीजों में कुछ मिलाया तो नहीं गया था। तभी अचानक कमरे में एक छोटी लड़की की आवाज गूंजी, डैडी, मैं आपको देख सकती हूँ। ये सुनते ही माइक का दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि वह आवाज उसकी बेटी केटी की थी। उसकी बेटी की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। माइक घबरा कर तुरंत लिविंग रूम की तरफ भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह डर कर एक जगह बैठ गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसी समय उसकी नजर फिर खिड़की की तरफ गई। उसने देखा कि एक आदमी और एक औरत खिड़की से कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई आत्महत्या कर रहा हो। ठीक उसके बाद लिविंग रूम में कुछ टूटने की आवाज आई। माइक भागकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार में एक बड़ी दरार पड़ गई है और उस दरार से खून जैसी लाल तरल चीज बह रही थी। इन सारी अजीब घटनाओं ने माइक को पूरी तरह उलझा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या भ्रम। उसे लगने लगा कि शायद वह कोई डरावना सपना देख रहा है। फिर उसने दरवाजे के पास लगे होटल के नक्शे को देखा। उससे उसे पता चला कि बगल वाले कमरे की खिड़की बाहर से लगभग 18 फीट दूर है। माइक ने सोचा कि अगर वह खिड़की से बाहर निकल जाए और दीवार के किनारे किनारे चलते हुए उस खिड़की तक पहुंच जाए तो शायद वह बच सकता है। वह खिड़की से बाहर निकल गया और बड़ी मुश्किल से बिल्डिंग की पतली सी किनारी पर पैर जमाकर धीरे धीरे खिसकते हुए दूसरे कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब वह थोड़ा आगे पहुंचा और इधर उधर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां दूर दूर तक किसी भी कमरे की खिड़की दिखाई नहीं दे रही थी। पूरी दीवार खाली थी, जैसे उस मंजिल पर सिर्फ रूम 1408 ही मौजूद हो। डर और घबराहट में माइक का संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया और वापस अपने कमरे की खिड़की की तरफ लौटने लगा। जैसे ही वह वापस खिड़की के अंदर घुसने लगा, अचानक अंदर से एक अनजान औरत ने उस पर हमला कर दिया। उसे बचने की कोशिश में माइक पीछे हट गया और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा। खुशकिस्मती से वह दीवार के एक किनारे से लटक गया और किसी तरह खुद को पकड़े रहा। उसी समय वह औरत जिसने उस पर हमला किया था अचानक खिड़की से नीचे कूद गई और उसके बाद वह खिड़की धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगी। माइक ने पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा,
खींचा और खिड़की बंद होने से पहले किसी तरह वापस कमरे के अंदर घुस गया। अंदर आते ही उसने राहत की सांस ली। अब उसे धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि जो कुछ हो रहा है वह शायद कोई साधारण घटना नहीं है। उसने दरवाजे के पास लगा होटल का नक्शा फिर से देखा, लेकिन इस बार नक्शा बदल चुका था। उसमें होटल के बाकी सारे कमरे गायब थे। पूरे नक्शे में सिर्फ एक ही कमरा दिख रहा था, रूम नंबर 1408, और वह भी होटल के बिल्कुल बीच में। माइक ने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने देखा कि कमरे की खिड़कियां अब जैसे दीवारों में बंद हो चुकी थीं। यह सब देखकर उसका सिर दर्द से फटने लगा। तभी उसे अपने मोबाइल फोन का ख्याल आया। उसने जल्दी से बैग से फोन निकाला, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। फिर उसने अपना लैपटॉप खोला और इंटरनेट कॉल करने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद उसका संपर्क उसकी पत्नी लिली एंसलाइन से हो गया। माइक घबराई हुई आवाज में बोला, लिली प्लीज पुलिस को कॉल करो और उन्हें बताओ कि मैं डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 में फंस गया हूँ। लेकिन लिली यह सुनकर नाराज हो गई। उसे अभी अभी पता चला था कि माइक न्यूयॉर्क में है और फिर भी वह उससे मिलने नहीं आया। माइक बार बार उससे मदद मांगता रहा, लेकिन वह उसकी बात ठीक से समझ ही नहीं पा रही थी। उसी दौरान कमरे में लगा फायर स्प्रिंकलर अचानक चालू हो गया और चारों तरफ पानी गिरने लगा। माइक गुस्से में आया और उसने पास पड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाकर स्प्रिंकलर पर मार दिया, जिससे पानी गिरना बंद हो गया। तभी उसकी नजर स्प्रिंकलर के पास बने वेंटिलेशन पर पड़ी। माइक को लगा कि शायद वह उसी रास्ते से कमरे से बाहर निकल सकता है। वह किसी तरह वेंटिलेशन के अंदर घुस गया और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने नीचे झांक कर देखा। नीचे एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। माइक ने तुरंत उस औरत को आवाज लगाई और मदद मांगी, लेकिन तभी अजीब बात हुई। उस कमरे के अंदर से उसी की आवाज गूंजने लगी। उसी पल उस औरत ने ऊपर देखा और माइक का दिल जैसे रुक गया। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी लिली थी और उसकी गोद में उनकी बेटी केटी बैठी हुई थी। असल में वह माइक के बीते हुए समय का एक दृश्य था, जैसे वह अपने ही अतीत को देख रहा हो। यह देखकर माइक का दिमाग चकरा गया। वह घबराकर आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर पर उसे एक और वेंटिलेशन जाली दिखाई दी। इन सब दृश्यों ने माइक को अपने अतीत की कई दर्दनाक यादें याद दिला दी। कुछ साल पहले माइक, लिली और उनकी बेटी केटी बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि केटी को एक लालाज बीमारी है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। लिली उम्मीद छोड़ चुकी थी। वह अपनी बेटी के आखिरी दिनों में उसे धार्मिक बातें सिखाती रहती थी। वह उसे समझाती थी कि एक दिन हर इंसान मरता है और स्वर्ग जाता है और वहाँ वह भगवान से मिलता है। वह केटी को दिलासा देती थी कि वह भी एक दिन स्वर्ग जाएगी। लेकिन आखिरकार एक दिन केटी की मौत हो गई। इसके बाद माइक पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी बेटी की मौत का दोष लिली पर डालना शुरू कर दिया। वह उससे कहने लगा कि अगर उसने सिर्फ भगवान पर भरोसा करने के बजाय केटी का हौसला बढ़ाया होता तो शायद वह बच सकती थी। इन सब यादों को देखते हुए माइक को एहसास होने लगा कि यह कमरा जैसे उसके अतीत के दर्द और डर को उसके सामने जिंदा कर रहा था। उस घटना के बाद माइक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसकी पत्नी लिली एंसलाइन अकेली पड़ गई थी और माइक के पिता अपना बुढ़ापा ओल्ड एज होम में बिता रहे थे। वेंटिलेशन में आगे बढ़ते हुए माइक ने जैसे ही नीचे झांका, उसे अपने पिता दिखाई दिए। वे उसे घूर कर देख रहे थे। यह देखकर माइक डर गया और जल्दी जल्दी वेंटिलेशन में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब समस्या यह थी कि वेंटिलेशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी थोड़ी दूर आगे उसे एक डरावना दृश्य दिखा। वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी थी जो धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मरे कई साल हो चुके हैं। माइक धीरे धीरे उसके पास गया और ध्यान से देखा। उस आदमी की गर्दन पर सुई धागा लगा हुआ था, जैसे किसी ने सिलाई की हो। अचानक वह मुर्दा हिलने लगा और अगले ही पल वह जाग उठा। यह देखकर माइक की सांसें जैसे रुक गईं। वह तुरंत मुड़कर पूरी तेजी से भागने लगा, लेकिन उस मुर्दे ने उसके पैरों को पकड़ लिया। घबराकर माइक ने पूरी ताकत से उसके सिर पर लात मारी, जिससे वह पकड़ ढीली पड़ गई और माइक किसी तरह खुद को छुड़ाकर वापस कमरे में भाग आया। कमरे में लौटकर उसने राहत की सांस ली। खुद को शांत करने के लिए उसने सोचा कि थोड़ी शराब पी ले। वह फ्रिज के पास गया और उसे खोला, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसके अंदर उसे होटल का मैनेजर जेरल्ड ओलिन दिखाई देने लगा। ओलिन ने जैसे उसे कहा, तो बताइए मिस्टर एंसलिन, आपको भूत प्रेत और भगवान पर यकीन नहीं है ना? आप तो हमेशा इन चीजों का मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है लोग भूत प्रेतों पर यकीन क्यों करते हैं? क्योंकि इससे उन्हें उम्मीद मिलती है कि मौत के बाद भी इंसान की आत्मा किसी रूप में मौजूद रहती है। यह सुनकर माइक गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन असल में वह किसी इंसान पर नहीं बल्कि सिर्फ फ्रिज पर ही चिल्ला रहा था, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। गुस्से में उसने पास रखी एक बाइबल उठाई और उसे पढ़ने के लिए खोला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बाइबल के सारे पन्ने बिल्कुल खाली थे। उसी समय उसे अपने अतीत का एक और दृश्य दिखाई देने लगा। उसमें उसकी बेटी केटी अस्पताल के बिस्तर पर अपने आखिरी पल बिता रही थी। उस दृश्य में माइक अपनी पत्नी लिली से कह रहा था,
कि अगर उसने केटी को भगवान के बारे में बताने के बजाय उसे जीने की उम्मीद दी होती तो शायद वह बच सकती थी। यह दृश्य देखकर माइक को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने कितना गलत किया था। केटी को बचाना किसी के बस में नहीं था। अब कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा होने लगा। माइक ठंड से कांपने लगा। वह एक चादर में खुद को लपेटकर कमरे के कोने में बैठ गया और गर्मी पाने के लिए कमरे की कुछ चीजों से आग जलाने की कोशिश करने लगा। अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह किसी नर्क में फंस गया हो और अपने पुराने कर्मों की सजा भुगत रहा हो। तभी अचानक उसे अपने लैपटॉप से आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसकी पत्नी लिली की थी। माइक ने तुरंत लैपटॉप खोला और वीडियो कॉल पर लिली को देखकर वह हैरान भी हुआ और खुश भी। माइक ने वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी लिली एंसलाइन से फिर से मदद मांगी और उससे कहा कि वह तुरंत पुलिस को फोन करे। लिली ने बताया कि उसने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है और होटल के रूम 1408 के बारे में भी बता दिया है। उसने माइक को दिलासा देते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। वह खुद भी लगभग 15 मिनट में होटल पहुंचने वाली है। लेकिन माइक ने जैसे ही कमरे में लगी घड़ी देखी, वह घबरा गया। घड़ी के टाइमर के हिसाब से उसके पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। उसने लिली से जल्दी आने के लिए कहा क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर देर हुई तो वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक वीडियो कॉल की स्क्रीन पर दिख रहा माइक कुछ अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। स्क्रीन पर मौजूद वही माइक लिली से कहने लगा कि वह आराम से 15 मिनट बाद कमरे में आ जाए। यह देखकर असली माइक समझ गया कि यह कमरा अब लिली को भी अपना शिकार बनाना चाहता है। वह घबराकर लिली को बार बार होटल में आने से रोकने लगा। लेकिन तभी अचानक कॉल कट गई। उसी समय कमरे में एक और भयानक घटना शुरू हो गई। पूरा कमरा अपने आप टूटने फूटने लगा और जैसे किसी तूफान का असर अंदर ही अंदर फैल गया। अचानक कमरे के अंदर तेज बारिश होने लगी। फिर कमरे की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स जैसे जीवित होने लगा। यह देखकर माइक गुस्से में आ गया। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और दीवार पर लगी समुद्र की एक पेंटिंग पर जोर से वार कर दिया। जैसे ही वह पेंटिंग टूटी, कमरे में अचानक हर तरफ पानी भरने लगा। कुछ ही सेकंड में कमरा पूरी तरह पानी से भर गया और माइक उसमें डूबने लगा। लेकिन अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। माइक की आंखें खुली और उसने खुद को समुद्र के किनारे रेत पर पड़ा हुआ पाया। वह सर्फिंग के कपड़ों में था, जैसे अभी अभी समुद्र से बाहर निकला हो। तभी पास से गुजर रहा एक आदमी उसे उस हालत में देखकर उसके पास आया। माइक की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह आदमी उसे तुरंत अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद माइक को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसके पास लिली बैठी थी। लिली ने बताया कि सर्फिंग करते वक्त माइक का सर्फ बोर्ड उसके सिर से टकरा गया था। उसी वजह से वह बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया था, लेकिन माइक को यह बात समझ नहीं आ रही थी। उसने हैरानी से लिली को बताया कि वह तो होटल डॉल्फिन में था, वहीं से उसने उसे फोन भी किया था, मगर लिली ने साफ कहा कि उसे माइक का कोई कॉल नहीं मिला। यह सुनकर माइक और भी उलझन में पड़ गया। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही माइक लिली के साथ एक रेस्टोरेंट गया। वहां बैठकर उसने रूम नंबर 1408 में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया। तभी अचानक माइक की नजर रेस्टोरेंट में बैठी एक औरत पर पड़ी। वो बिल्कुल वही औरत लग रही थी जिसे माइक ने उस कमरे की खिड़की से कूदते हुए देखा था। लेकिन जैसे ही माइक ने पलक झपकी, वहाँ कोई दूसरी ही औरत बैठी थी, जैसे अभी अभी सब बदल गया हो। माइक को लगा शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। उसने उन चिट्ठियों में होटल डॉल्फिन का पोस्ट कार्ड ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा कोई पोस्ट कार्ड नहीं मिला। फिर उसने अखबारों में होटल डॉल्फिन से जुड़ी खबरें तलाश करनी शुरू की। एक खबर उसे याद थी जिसमें एक फैक्ट्री मालिक की मौत का जिक्र था, मगर अब उसी खबर में वजह कुछ और लिखी थी। अखबार के मुताबिक उस आदमी ने पुल से कूदकर आत्महत्या की थी। यह पढ़कर माइक को लगने लगा कि शायद जो कुछ उसने देखा था वह सब बस एक डरावना सपना था। माइक को अपने पिता और लिली को छोड़कर जाने की बात पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। वह दोनों के पास गया और उनसे माफी मांगी, लेकिन सच यह था कि वह सपना उसके दिमाग में इतना गहरा बैठ चुका था कि उसे बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। उस याद से छुटकारा पाने के लिए माइक एक दिन पोस्ट ऑफिस गया। वहाँ उसने एक कर्मचारी को देखा। जैसे ही वह आदमी उसकी तरफ मुड़ा, माइक के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बिल्कुल उसी वेटर जैसा दिख रहा था जो होटल डॉल्फिन में था। माइक ने ध्यान से आसपास देखा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। पोस्ट ऑफिस के बाकी कर्मचारी भी उसे होटल डॉल्फिन के स्टाफ जैसे ही लग रहे थे। यह सब देखकर उसका सिर चकराने लगा और अगले ही पल सब कुछ फिर से बदल गया। जब माइक ने खुद को संभाला तो वह फिर उसी जगह था, रूम नंबर 1408 के अंदर। अब उसे समझ आ चुका था कि जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं था। असलियत यह थी कि माइक अभी तक उस कमरे से बाहर निकल ही नहीं पाया था और 1408 अब भी उसके साथ खेल खेल रहा था। इतने में माइक की नजर अचानक अपनी बेटी केटी पर पड़ी। उसे देखकर माइक खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसे लगा हो कि सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। लेकिन अगले ही पल वही रेडियो अचानक बजने लगा और उसी पल उसकी बेटी उसकी बाहों में ही राख बनकर बिखर गई। माइक घबरा गया। वो पागलों की तरह कमरे की चीजें इधर उधर फेंकने लगा। तभी अचानक सब कुछ फिर से बदल गया। जब उसने खुद को संभाला तो वह फिर उसी होटल के कमरे में खड़ा था और हैरानी की बात यह थी कि कमरा बिल्कुल पहले की तरह
साफ सुथरा था। घड़ी की तरफ देखा तो उसमें फिर से 1 घंटे का टाइमर शुरू हो चुका था। तभी कमरे का फोन बज उठा। माइक ने फोन उठाया और गुस्से में बोला, तुम मुझे सीधे मार क्यों नहीं देते? फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, या फिर आप हमारी एक्सप्रेस चेकआउट सर्विस लेकर तुरंत चेकआउट कर सकते हैं। यह सुनकर माइक ने चुपचाप रिसीवर टेबल पर रख दिया और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचते ही उसकी नजर छत से लटकते एक फांसी के फंदे पर पड़ी। अब उसे समझ आने लगा था कि इस कमरे की एक्सप्रेस चेकआउट सर्विस का असली मतलब क्या है। असल में उस कमरे में कोई भूत या प्रेत नहीं था। वह कमरा खुद एक शैतान की तरह था। जो भी वहां ठहरता, यह कमरा उसे उसके डर, उसके पछतावे और उसकी सबसे दर्दनाक यादों से तोड़ देता। इंसान या तो हर घंटे इस डर में तड़पता रहता या फिर उसी कमरे के बताए रास्ते पर चलकर अपनी जान दे देता। शायद इसी वजह से आज तक जो भी उस कमरे में गया वह जिंदा वापस नहीं लौट पाया। तभी माइक की नजर सामने लगे आईने पर पड़ी और उसके शरीर में सेंध दौड़ गई। आईने में उसे खुद की लाश दिखाई दे रही थी जो उसी फंदे से लटकी हुई थी। उसी वक्त अचानक फोन फिर से बज उठा। इस बार दूसरी तरफ से आवाज आई, माफ कीजिएगा सर, मैं आपको बताना भूल गई थी। आपकी पत्नी ने कुछ देर पहले कॉल किया था। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई कि उसकी पत्नी 5 मिनट में इस कमरे में पहुंचने वाली है। यह सुनते ही माइक घबरा गया। उसने तुरंत कहा, जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। उस पल माइक को अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा स्वार्थी रहा है, लेकिन अब वह किसी और को इस कमरे की बलि नहीं बनने देगा। उसने तय कर लिया कि अगर उसे मरना भी पड़ा तो वह इस शैतानी कमरे को भी साथ खत्म कर देगा। यही सोचकर माइक ने शराब की बोतल में आग लगाई और उसे बेडरूम की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते कमरे में आग फैलने लगी। दूसरी तरफ होटल में आग लगते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। फायर ब्रिगेड पहुंच गई। उसी दौरान लिली भी वहां पहुंच गई। होटल को जलता देख वो रोते हुए फायर ब्रिगेड वालों से अपने पति माइक को बचाने की गुहार लगाने लगी। लेकिन तभी उस कमरे के अंदर जोरदार धमाका हुआ और दरवाजे पर लिखा रूम नंबर 1408 धीरे धीरे ऐसे मिटने लगा जैसे स्याही नहीं खून बह रहा हो। इसका मतलब साफ था, उस शैतानी कमरे का अंत हो चुका था। कुछ दिनों बाद माइक का फ्यूनरल रखा गया। वहाँ होटल का मैनेजर ओलिन भी मौजूद था। उसने लिली से कहा कि माइक की मौत बेकार नहीं गई। रूम नंबर 1408 को खत्म करके उसने कई लोगों की जान बचा ली। अब उस कमरे में कोई और नहीं मरेगा। ये कहते हुए ओलिन ने उसे एक बॉक्स दिया। उसमें माइक की कुछ चीजें थीं जो उस कमरे से मिली थी, लेकिन लिली ने वह बॉक्स लेने से मना कर दिया और वहाँ से चली गई। ओलिन फिर अपनी कार में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने जिज्ञासा में वह बॉक्स खोल लिया। अंदर माइक का टेप रिकॉर्डर भी था। उसने रिकॉर्डर चलाया और उसमें से माइक की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन उसी रिकॉर्डिंग के पीछे उसे एक छोटी बच्ची की आवाज भी सुनाई दी। ओलिन को लगा शायद उसने गलत सुना है। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कार की पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा तो वहाँ माइक दिखाई दिया। उसका शरीर बुरी तरह जला हुआ था। ओलिन घबराकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह सिर्फ उसका वहम है और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ माइक खुद को फिर उसी कमरे में खड़ा पाता है। कमरा पूरी तरह जल चुका था। दीवारें काली हो चुकी थी, फिर भी वह वहीं मौजूद था। माइक खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। डैड अपनी बेटी की पुकार सुनते ही माइक ने पीछे मुड़कर देखा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जैसे अब वह आखिरकार उस जगह से बाहर जाने वाला हो जहां से कोई कभी वापस नहीं आया था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत यहीं होता है। अगर दोस्त आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।